वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हर एक डे में डिसाइड किया गया है। जैसे आज मंडे है तो वी आर स्टार्टिंग विद पॉलिटी, ऐसे ही कल ट्यूसडे होगा तो इकोनॉमी होगी। ऐसे ही हर डे के अकॉर्डिंग ना क्वेश्चंस लाए जाएंगे। आज 7 क्वेश्चंस हैं, ऐसे विल इंक्रीज द क्वेश्चन क्वान्टिटी ऑल्सो। तो गाइस सबसे पहले, क्योंकि आज पॉलिटी का मैंने आपको कम्युनिटी में भी क्वेश्चन दिया था, वो भी आपने सॉल्व किया। जिन्होंने नहीं किया है वो कम्युनिटी पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करें। आज से ये करना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि डेज काउंट कर लो, प्रीलिम्स में कितना टाइम रह गया है और इवन बीच में स्टेट पीसेस वगैरह भी आएंगे या उसके बाद भी आएंगे, तो उसके लिए भी रेडी रहना है। पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन होता है गाइस जिसमें मार्क्स, आपने अगर सही में अच्छे से पॉलिटी पढ़ी है तो मार्क्स आएंगे, पक्का आएंगे। ठीक है। तो अच्छा क्या होता है कि हम बेसिक डिटेल्स को ना करना ही भूल जाते हैं। अभी तो देखो, जब पहला ही क्वेश्चन देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के, क्योंकि अभी रिसेंट में बहुत इसके बारे में चर्चा रही है और किसी एक स्टेट ने इसको भी अप्रूव भी करा है, तो हम बात करेंगे उसके बारे में भी। तो देखो कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जैसे कि बोला है कि प्रोविजन वुड प्रोवाइड फॉर वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज इन देयर पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एक्सेट्रा। तो यहाँ ये कह रहा है कि वो पूरा ही जो प्रोविजन है पूरी इंटायर कंट्री पे वर्क करेगा, सभी रिलीजियस कम्युनिटीज पे वर्क करेगा, उनके पर्सनल मैटर्स पे वर्क करेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने आपके पास सामने ऑप्शंस दिए हैं कि मोस्ट सुटेबल डीपीएसपी यहाँ पर कौन सा लगेगा। तो देखो आपको देखते ही समझ आ रहा होगा कि उत्तराखंड सरकार ने अभी रिसेंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें हम आर्टिकल 44 की बेसिकली बात करने जा रहे हैं, तो वहां पर उसको अप्रूव करा है। अब देखो गाइस, सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि आर्टिकल 44 है क्या। और उससे भी पहले आपको कुछ बातें डीपीएसपी के बारे में पता होनी चाहिए। और वो क्या पता होनी चाहिए कि डीपीएसपी है क्या। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पहले समझते हैं, फिर आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखो डीपीएसपी, सबसे पहली बात आपको याद रखना है, पार्ट हमारे किस में आती है, फोर्थ पार्ट में आता है। ठीक है। बहुत बेसिक डिटेल्स है, बट हम अगर जरा सा भी इसमें चूक गए ना, अपनी एंजाइटी की वजह से या किसी और दिक्कत की वजह से, फोकस ना होने की वजह से, तो हम चूक जाएंगे। इसलिए वी हैव टू बी वेरी क्लियर। आर्टिकल इसका 36 से 51 के बीच का होता है। इसमें हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 44 में यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी को उठाया था। और आर्टिकल 44 के बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं तो आर्टिकल 44 गाइस क्या है, यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट किया हुआ है कि स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। याद रखना, डीपीएसपी क्या कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिबल है, तो नहीं होते इन्फोर्सिबल। ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में यहाँ पर बात आ गई है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी आर टॉकिंग अबाउट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ कह रहा है कि जो इंडिया है उसमें राइट ऑफ विटनेसेस टू टेस्टिफाई फ्रीली इन कोर्ट्स इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। यानी कि आर्टिकल 21 के बारे में डिस्कस कर रहा है कि क्या होता है ये। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि मलिमत कमेटी की रिपोर्ट थी जिसमें इस रिकमेंडेशन के बारे में बात की गई थी कि विटनेस की प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में बोला था। अब यहाँ ये कह रहा है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। देखो सॉल्व करने के तरीके भी सिखाऊंगी मैं आपको, प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। घबराओ नहीं। प्रीलिम्स कोई बहुत ज्यादा ना हुआ मत बनाओ किसी भी चीज का कि बहुत टफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा। अरे यार, किताब से ही निकल कर आएंगे। बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिस बच्चे की हो गई ना, जिसने कर लिए 10,000 क्वेश्चन बिफोर प्रीलिम्स, उसका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। बट वो फोकस एरिया कैसा होगा वो आपको चैनल सिखाएगा बैठ के। तो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि बताओ जी स्टेटमेंट कौन सी ठीक है। तो देखो इसमें जो आंसर होगा वो आपका बोथ 1 और 2 स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है कि बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 21 जो हमारा फंडामेंटल राइट का है, दैट इज रिलेटेड टू राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और उसमें साफ लिखा हुआ है कि नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अच्छा, इससे रिलेटेड मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट भी यहाँ नीचे दे रखा है, आपको सीरीज में मिल ही जाएगा बेसिकली। तो हमने देखो बोथ स्टेटमेंट्स आर, यहाँ पर करेक्ट वाली बात की गई है। थोड़ा सा मैं इसको खोल दूं तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि राइट टू विटनेस टू टेस्टिफाई फ्रीली इज डिराइव्ड फ्रॉम द राइट टू फेयर ट्रायल अंडर आर्टिकल 21। और ये रिकमेंडेशन आई कैसे थी, मलिमत कमेटी द्वारा आई थी। तो हमें दोनों ही बातों का गाइस यहाँ पर ध्यान जरूर जरूर रखना है कि मलिमत कमेटी की रिपोर्ट में क्या था वो हमें जरूर पता होना चाहिए। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट टॉक्स अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इलेक्शंस हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में तो आपको जरूर पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है।
इसके बारे में। तो कहता है, पहला ही स्टेटमेंट बोल रहा है और करेक्ट स्टेटमेंट चुनने को कह रहा पार्ट 15 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ईसीआई से डील करता है। तो आपको बताना है क्या ये बात सही है कि ये पार्ट 15 से ही डील करता है, पूछ रहा है आपसे अभी। फिर सेकंड कह रहा है क्या ये एक मल्टी मेंबर बॉडी होती है इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट 1989 की। फिर तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको हम रिमूव भी कर सकते हैं, ओनली थ्रू अ प्रोसेस सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट के जैसे जज को हटाया जाता है वैसे ही इनका भी प्रोसीजर है। तो आपसे पूछ रहा है भाई बताओ क्या इसमें सही है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड याद रखना ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों ही ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सच बात है कि आर्टिकल पार्ट 15 बोला ना, आर्टिकल आपका जो 324 से लेकर 329 तक दे रखा है वो इसमें यही बात कर रहा है इलेक्शंस कैसे होंगे और कैसे कमीशन इस पे एस्टैब्लिशमेंट करके काम करेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। क्या ये मल्टी मेंबर बॉडी है? हाँ जी बिल्कुल मल्टी मेंबर बॉडी है, इसमें मल्टी मेंबर होते हैं। क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर समझो तो यहाँ पर कमीशन के पास 1989 से पहले तो एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था, बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे और उसके साथ 2 इलेक्शन आपके इलेक्शन कमीशन होते थे। ठीक है। अब यहाँ ये बात कर रहा है कि रिमूवल का प्रोसेस कैसा है, तो बिल्कुल सही बात है, दे कैन रिजाइन एनी टाइम, दे कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ एनी टर्म ऑफ देयर टर्म। तो यहाँ पर जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कराया जाता है बिल्कुल इसी को भी उसी अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन जो चीफ इलेक्शन कमीशन देता है वही उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो बात समझ गए, आर्टिकल 324 टू 329 को बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट टॉक्स अबाउट नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में गाइस बात करने जाने वाला है। अब देखो नेशनल कमीशन फॉर जो आपका चाइल्ड राइट्स पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक तो स्टेटमेंट बतानी है, दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अब यहाँ पर देखो पहली ही स्टेटमेंट क्या बोल रही है, पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैं उसके लिए बात कर रहा है कि कैसे करें, इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, आता है या नहीं आता है। फिर सेकंड स्टेटमेंट में बात करता है कि क्या ये कंप्लेंट जो रिलेटिंग टू राइट चाइल्ड के राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है क्या वो उसके तहत काम करता है या नहीं करता है। साफ तौर पे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो आप बताओगे जी हाँ बिल्कुल। ये दोनों ही स्टेटमेंट देखो, इसमें ये भी देख लो ऑप्शंस इसमें क्या क्या है, तो यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हैं। अब कैसे करेक्ट हैं ये बात को आप समझ लो, पहले कैसे दोनों स्टेटमेंट पे बात करते हैं पूरी तरह से। देखो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो है ना, ये एक स्टैट्यूटरी एक्ट है, पहली बात तो ये समझ लो, मतलब किसी एक्ट के तहत आया है। 2005 का एनसीपीसीआर सीआरसीआर जो सीपीसीआर का एक्ट था ना, उसके तहत ही, उस एक्ट के तहत ही आया था कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये बिल्कुल प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए ही तैयार किया गया था और ये बिल्कुल राइट टू फ्री एजुकेशन के अंडर ही ये काम करता है, इनको बोला गया है इसके तहत काम करने के लिए। और ये सही बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का ही इसके ऊपर रहता है। तो देखो स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से हमें समझना है। आज मैंने थोड़े क्वेश्चंस इजी रखे हैं, क्यों रखे हैं उसका कारण है कि आज हम इजी से स्टार्ट करते हैं ताकि आपके ऊपर कोई बर्डन मैं नहीं चाहती कि एकदम से डाल दो, आने वाले डेज में डेली बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होंगे। अच्छा, इसमें ध्यान रखना एनसीपीसीआर के अंदर यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के अंदर एलिजिबिलिटी क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो एमिनेंस है और उसने आउटस्टैंडिंग वर्क किया है प्रमोशन एंड वेलफेयर चिल्ड्रन का करने में, तो 3 साल या 60 ईयर्स, उसकी 65 साल उम्र होनी चाहिए, सॉरी नॉट 60, 65 साल उम्र हो, तो इसका टेन्योर है 3 ईयर्स और 65 ईयर्स। 6 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर जो बैठते हैं एजुकेशन चाइल्ड राइट, और वही है सिम्टम सार आपका। चेयरपर्सन जो होगा उसका ये है 3 साल या 65 साल, जो अगले जो 6 मेंबर्स हैं, इसके अलावा जो 6 मेंबर्स होते हैं वो 3 साल या 60 साल तक की, जो 3 साल आ जाए या पहले 60 साल हो जाए कंप्लीट, उसके अकॉर्डिंग वो होता है। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू दी फ्रीडम ऑफ प्रेस अंडर आर्टिकल 19 के बारे में बात कर रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आर्टिकल 19 बहुत ज़रूरी आर्टिकल है, तो पता होना चाहिए आपको क्या है आर्टिकल 19। अब यहाँ ये कह रहा है क्वेश्चन में कि फ्रीडम ऑफ प्रेस अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो इसमें कहा कि 4 चीजें दी हुई हैं। कह रहा आर्टिकल 19 किन किन एरियाज में, इन 4 चीजों में, करेक्ट आंसर बताना है आपको, किन किन 4 चीजों में रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। पहला है
sovereignty and integrity of India, contempt of court, defamation, incitement of an offense, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो यानी कि कह रहा है कि क्या यहाँ पर हो सकता है। तो देखो सबसे पहले तो समझो आर्टिकल 19 है क्या। आर्टिकल 19 में हम गाइस अच्छी तरह जानते हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है कि हर कोई अपना एक्सप्रेस फ्रीली विदाउट एनी फियर एक्सप्रेस कर सकता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है यहाँ पर, है ना। हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 19 जो है वो इससे रिलेटेड होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पर देखो लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कहाँ कहाँ आर्टिकल 19 जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। अब आप देखो सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी को अगर खतरा होगा किसी भी कंट्री की तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ फॉलो कर पाओगे। तो देखो बात सही, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, आंसर में ही क्वेश्चन है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करोगे तब भी नहीं करोगे, किसी को डिफेम कर रहे हो तब भी नहीं, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस करोगे तो भी नहीं, किसी को मार के कह दो जी सॉरी, यहाँ ये काम चल रहा है क्या। तो यहाँ इन चारों ही केसेस में आप देखोगे कि ये फ्रीडम ऑफ जो आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इन चारों ही केसेस में फॉलो नहीं होता, यहाँ रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। और इसके आपके यहाँ पर ध्यान रखना क्लॉज 4 है ऑफ आर्टिकल 19। ध्यान रखना इस बात का, मेरी बहुत ध्यान से समझ लो इस बात को आप। ये एम्पावर करता है स्टेट को टू इम्पोज रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। क्लॉज 4 याद रखना आर्टिकल 19 का, इट माइट आस्क यू, क्योंकि कई बार हम ऐसे केसेस सुनते हैं गाइस, बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि रिस्ट्रिक्शन का कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। तो क्लॉज 4 ध्यान रखनी है हमें। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्शन चल रहे हैं, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बहुत सुना होगा पेपर में, तो दैट इज व्हाई आई पुट द क्वेश्चन आल्सो। तो विद रेफरेंस टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट है दीज बॉन्ड्स आर इशूड इन द मल्टीपल्स ऑफ 1000 विद अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1 करोड़। करेक्ट आंसर पूछ रहा है, बी वेरी क्लियर। सेकंड कह रहा है कि सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही ऑथराइज्ड है इसको इशू और इन बॉन्ड्स को इनकैश करने में। फिर तीसरी बात, दीज बॉन्ड्स आर अवेलेबल फॉर परचेज बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये कह रहा है कि करेक्ट आंसर बताना है इसका। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, इसके लिए भी आई क्लिक वन ऑफ द गुड पिक्चर जिसमें आपको पता चल जाए इनके फंक्शंस के बारे में गाइस। सो दिस इज द फंक्शंस कि इलेक्शन बॉन्ड जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है आपको पता होना चाहिए, ये गवर्नमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया ताकि पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। फिर है कि पॉलिटिकल डोनर जो है ऑथराइज बैंक से उसको रिडीम करा सकता है और उसको प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम में यूज कर सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड कोई भी सिटीजन इंडिया का कोई भी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड वो खरीद सकती है। बॉन्ड जो इशू किया जाता है मल्टीपल्स ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख रुपीज, 10 लाख एंड 1 करोड़ अवेलेबल है, सिर्फ स्टेट बैंक की ब्रांचेस में ही अवेलेबल है। एंड डोनर्स कैन डोनेट द बॉन्ड्स टू देयर पार्टीज ऑफ चॉइस। जिसको देना चाहे देन कैन बी कैश्ड वाया द पार्टीज वेरीफाइड अकाउंट विद इन 15 डेज के अंदर अंदर ये काम आपको करना शुरू कर देना है। यहाँ पर ये साफ तौर पे बोला गया है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड ऑन द डेली बेसिस वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस गाइस। सो द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स आर रिक्रूटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट and the service is placed under various state cadres. ठीक है। Second is the total strength of any cadre is calculated by including central deputation reserve which is around 40% of the sanctioned post. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट पढ़ ली। इसका आंसर देने से पहले आई वांट यू टू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स, पहले समझ लो। देखो समझो, दोनों स्टेटमेंट वैसे तो करेक्ट है। एआईएस जो है वो रिक्रूट कैसे होता है, बाय यूपीएससी। अलॉट इनको स्टेट कार्डर वगैरह करना। अकाउंटेबिलिटी स्टेट और सेंटर दोनों की होती है एंड स्टेट के पास सारा डिप्यूट करने का होता है। ये 40% टोटल कार्डर जो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ये करते हैं इस काम को। तो दोनों बातों को जरूर ध्यान रखना कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है इस केसेस में, दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना कि टोटल स्ट्रेंथ जो कार्डर की है वो इसी अकॉर्डिंग क्रिएट की जाती है। सो आंसर इज बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, ठीक है। So this is about your polity MCQs. Tomorrow we are going to discuss about much questions of economy. Economy कल पढ़ के रखना, economy section आएगा, थोड़ा सा difficult होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा difficult भी करना चाहिए। So thank you so much for listening guys, ठीक है, and have a nice day to all. Please keep sharing and subscribe to PM Pathshala.